तो फ्रेंड्स ये हमारा पार्ट 3 से पहले हमने इससे पहले हमने 2 वीडियो को देखा है। तो वहाँ पे हमने कोशिका का विविधता के बारे में बात किया था और यहाँ पे थोड़ा सा उससे रिलेटेड बात है कि कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होता है। ठीक है, जिस प्रकार का उसका काम होगा वैसा उसका आकार होगा, आकृति होगा, ठीक है, रूप होगा। तो जैसे अब हम लोग दैनिक जीवन में भी देखते हैं कि जो भी हमारा कोई भी वस्तु है उसका आकार वैसा ही होता है जैसे उसका काम होता है। जैसे हथौड़ी का हमने एग्जाम्पल लिया था, तो वैसा उसका आकृति है, उसका ठोकने का काम है। ठीक है, तो उसका ठोकने का काम है तो वैसा आकृति है। किसी को अगर कहीं पे गड्ढा करना है तो उसका वैसा आकृति होता है। तो उस प्रकार से होता है। और यहाँ पे अमीबा जो है अपना आकार बदलती रहती है। एक ऐसा कोशिका है जो अमीबा, ठीक है, वो अपना आकार बदलते रहता है उसका जो इन्वायरमेंट है उसका काम के अनुसार। ठीक है, और हम लोग में जो मानव है उसमें भी जो एक कोशिका है, ऐसे सारे कोशिका नहीं, लेकिन मानव रुधिर में जो WBC है, व्हाइट ब्लड जो सेल होता है, जिन्हें हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ये अपना रूप बदलता रहती है। ठीक है, निरंतर अपना रूप बदलती रहती है। तो ये थी 2-3 बातें कुछ। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो आता है यहाँ पे, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करती है। कोशिका जो है वो जैसे एक हाथी है और एक चूहा है, तो वहाँ पे दोनों की कोशिकाओं में अंतर होगा। ठीक है, एक छोटा जीव है, एक बड़ा जीव है, तो दोनों की कोशिका में भी अंतर होगा। चूँकि इसमें ज़्यादा कोशिका और इसमें कम कोशिका, तभी तब वो छोटा है। हम लोग भी छोटा थे तो उस समय कोशिका कम था। जब बड़ा हुए, जैसे जैसे कोशिका बड़ा वैसे हमारी वृद्धि हुई। ठीक है, तो जीवों के शरीर के आकार पर निर्भर करती है कोशिकाओं की संख्या। अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि उत्तक किसे कहते हैं। तो उत्तक हमने बताया था कि एक जैसा कोशिका होना चाहिए। ठीक है, जिसका काम एक जैसा हो, वो सारे समूह मिलकर उत्तक बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे कई सारे उत्तक बनेंगे और एक जैसा उत्तक ही मिलकर फिर अंग बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक सी रचना और एक सा कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। जैसा एक सा रचना होगा और एक सा काम होगा, तो वैसी कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे, उत्तक बोलेंगे। और उत्तकों के समूह जो किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं, उत्तकों के समूह जो किसी विशेष काम को संपन्न करता है तथा जिनका विशिष्ट संरचनात्मक संगठन होता है। ठीक है, उसका एक अलग संरचनात्मक संगठन होगा, वो अंग कहलाएगा। जैसे अपना फेफड़ा, किडनी, ये सब जो भी है, ठीक है, एक विशेष प्रकार के उत्तक से मिलकर बना हुआ है, तो वो अंग है और उसका एक विशेष काम है। ठीक है, अलग काम है, अलग उसका संरचना है और संरचनात्मक संगठन है अलग। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नीचे हम लोग देखते हैं, तो अब यहाँ पे बात करते हैं कोशिका की खोज के बारे में। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था। ठीक है, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप की सहायता से 1665 में। ठीक है, उस समय कुछ खास माइक्रोस्कोप उतना डेवलप नहीं था, इसलिए इन्होंने सिर्फ जहाँ तक देख पाया उसमें उनको ऐसा, मतलब कि जो कमरा होता है ना, उस टाइप से उनको दिखा। ठीक है, जैसे मधुमक्खी का हमने देखा है ना, उसी प्रकार से इनको देखा। तो इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से इनको देखा। आपको स्क्रीन पे फिगर दिख जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से दिखा वैसे आप सभी को पता हो। इस प्रकार से जो उनको नज़र आया, ठीक है, उनको उन्होंने सेल नाम दिया। तो ऐसा हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कमरा टाइप से है, तो इनको ये सेल नाम दिया। क्योंकि सेल का अर्थ मतलब होता है कमरा, एक छोटा सा कमरा। वो लैटिन शब्द से लिया गया, हमने पीछे बेसिक में बताया था। तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था सबसे पहले। उसके बाद 9 साल बाद 1674 में लिवेनहोएक ने भी जीवाणु, प्रोटोजोआ आदि का खोज किया था। इन्होंने जो कोशिका का खोज किया था वो मृत कोशिका था और इन्होंने जो कोशिका का खोज किया था वो जीवित था 1674 में। उसके बाद 1831 में जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे जो माइक्रोस्कोप है उसका डेवलपमेंट तो हो गई। ठीक है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे खोज भी बढ़ता गया। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। और भी अंदर अगर देखें उसके, तो उन्होंने एक केंद्रक को देखा और उनको मतलब पता चला कि एक केंद्रक है, उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया। और इस प्रकार से 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। ठीक है, उसके बाद देखिए 65 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया। 1674 में ल्यूबन हुक ने जीवाणु, प्रोटोजोआ का खोज किया। फिर 1831 आता है जहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। उसके बाद 1839 में पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव को खोजा। यानी उसमें जो द्रव होता है उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से, तो उनको वो गाढ़ा जो अर्ध तरल है, दानेदार जो संरचना था वो दिखा और उसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव नाम दिया। क्योंकि वो एक जीव द्रव है तो जीव द्रव उनको नाम दिया। और 1839 में ये हुआ था। तो 1839 में पुरकिंज ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की। उसके बाद 1838 और 1839 की जो घटना है, 1838 में वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडेन ने कहा कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। ठीक है, स्लाइडेन ने कहा, जो कि वनस्पति वैज्ञानिक थे, ये दोनों जर्मन वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने कहा कि जो पादप का शरीर है वो सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। उसके बाद 1839 में इसी समय, ठीक है, जिसमें पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की, उसी समय 1839 में प्राणी वैज्ञानिक स्वान ने बताया कि जंतु का शरीर भी सूक्ष्म
कोशिकाओं का बना होता है। अब दोनों ने बताया, ये वनस्पति वैज्ञानिक थे, इन्होंने पेड़ के बारे में बताया, ये प्राणी वैज्ञानिक थे तो इन्होंने प्राणी के बारे में बताया, यानी जीव के बारे में बताया। और फिर दोनों ने गठबंधन किया, ठीक है, दोनों ने मिलकर एक मत निकाला जिसी को बोलते हैं हम लोग कोशिका सिद्धांत, जो हम लोग आगे देखेंगे। तो दोनों ने यहाँ पे देखिए, दोनों जर्मन वैज्ञानिक ने एक मत प्रतिपादन किया, इसे कोशिका सिद्धांत कहते हैं, जो कि क्वेश्चन वगैरह आता है इससे रिलेटेड, कोशिका सिद्धांत क्या है वगैरह, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 1865 आता है, 1838 39 हो गया, 39 में पुरकंजे ने प्रोटोप्लाज्म की खोज की। फिर 38 में वनस्पति वैज्ञानिक स्लाइडर ने पादप के बारे में कहा कि सभी छोटे कोशिका से बने हुए हैं। और 39 में इन्होंने कहा जीव जंतु के बारे में कि सभी जंतु शरीर जो है, जंतु का शरीर जो है सूक्ष्म कोशिकाओं का बना होता है। उसके बाद 1855 में आते हैं बिरचो, इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण जो है वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है, ठीक है। जो भी नया कोशिका वहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि कोशिका में द्विविभाजन होता है तो उसके थ्रू कोशिकाओं का विकास होता है, नए कोशिका को उत्पन्न होता है, ठीक है, नए कोशिका उत्पन्न होते हैं। ये बिरचो ने बताया 1855 ईस्वी में। अब अगर हम लोग वहाँ पे देख लिया 1855 को देख लिया, ठीक है, बिरचो ने बताया कि सभी नई कोशिका का निर्माण जो है वो पहले वाले कोशिका से होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखें तो 1861 में मैक्स सुल ने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म का एक पिंड है जिसमें एक केंद्रक, इन्होंने कुछ खास नहीं बताया, लेकिन 1861 में मैक्स सुल ने बताया था कि कोशिका एक प्रोटोप्लाज्म का पिंड है जिसमें एक केंद्रक होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए किसने बताया था, तो मैक्स सुल ने बताया था 1861 में। फिर उसके बाद 1884 में स्टार्सबर्गर ने बताया कि केंद्रक पैतृक लक्षणों की वंशागति में भाग लेता है, यानी जो लक्षण होता है वंशानुगत, पिता का लक्षण बेटा में, ठीक है, दादा का लक्षण पिता में, ऐसा जो होता है ना, तो ये जो है वो कोशिका के केंद्रक में होता है। तो इन्होंने बताया, स्टार्सबर्गर ने बताया 1884 में, अभी तक इन्होंने बताया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 1931 की। तो 1931 की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ था उस समय, ठीक है। और इसके बाद और भी अंदर की बातें पता चली, कोशिका का जो अंदर है उसमें तो दिखता नहीं था, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जब आविष्कार हुआ तो उससे कोशिका के अंदर जो कई सारे कोशिकांग जिसको बोलते हैं तो दिखा, और उसके बारे में पता चला, जो कि हमें आगे पढ़ना है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे इसकी खोज के बारे में बात की, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो चुका है, 1931 में हुआ था। इसको स्क्रीन पे शो हो जाएगा, ठीक है। किसने किया था, तो एम नॉल एवं ई रस्का द्वारा हुआ था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार एम नॉल और ई रस्का द्वारा हुआ था। कब हुआ था, 1931 में, ठीक है, यानी 20वीं शताब्दी में, ऐसा बोल सकते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इससे रिलेटेड, ठीक है। आगे जो भी है पार्ट बाई पार्ट इस प्रकार से हम लोग अच्छे से हर टॉपिक को देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक मैसेज जरूर से कर दें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब जरूर से कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।